मैं कलावती चावरिया और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिटीज होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो विशेषता होती है वो होती है भूमिका एवं प्रस्तावना। भूमिका एवं प्रस्तावना। भूमिका और प्रस्तावना से हमारा अर्थ होता है यानी कि इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए पुस्तक के अंतर्गत, तो जो पुस्तक के जो प्रमुख प्रसंग होते हैं और जो उसके क्षेत्र होते हैं वो पूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होने चाहिए। और जो दूसरी जो हमारी क्वालिटी आती है वो है हमारी विषय सूची, संदर्भ ग्रंथ या फिर अनुक्रमणिका। विषय सूची, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे विषय सूची ग्रंथ भी बोलते हैं इसको, अनुक्रमणिका भी बोलते हैं। तो विषय सूची से जो हमारा तात्पर्य होता है वो ये है कि जो विषय सूची है वो शुद्ध रूप में होनी चाहिए एवं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप में होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो देखने वाला है उसे अच्छे से सारे विषय की सूची को देखते ही उसे सारी नॉलेज हो जाए कि इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन दिया गया है। जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु यानी कि कंटेंट, सब्जेक्ट कंटेंट जो होता है वो हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए। पाठ्य वस्तु जो प्रासंगिक होना चाहिए और प्रेरणास्पद होना चाहिए, उसके अंदर प्रामाणिक चीज़ों को सम्मिलित किया गया हो, जीवन से संबंधित हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसी पाठ्य वस्तु एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की अच्छी विशेषता यही होती है कि उसमें तथ्यों को सम्मिलित किया गया हो, प्रासंगिक हो उसके अंदर, और प्रेरणास्पद चीज़ों को सम्मिलित किया गया हो। नेक्स्ट जो हमारी क्वालिटी है वो है हमारी पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, पहले क्लास में भी बताया था कि प्रस्तुतिकरण किसी भी कार्य करने के बाद में उसको अंतिम रूप में सबके सामने प्रेजेंट करने जो मुख्य रोल होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण का, यानी प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन हमेशा A1 होना चाहिए, ताकि जिसे देखते ही लोगों को कार्य हमारा पसंद आ जाए। प्रस्तुति पाठ्य वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण उसके अंदर हम रोचकता डाल सकते हैं, सृजनात्मकता डाल सकते हैं, प्रेरणास्पद कहानियों को डालना चाहिए, जिससे कि जो पाठ्य वस्तु है वो एकदम रुचिपूर्ण हो जाए और विद्यार्थियों के लिए जो ज्ञान अर्जित किया जाए वो स्थायी हो जाए। क्योंकि जब उसके अंदर रोचकता होगी तो विद्यार्थी रुचि लेंगे और रुचि लेने से उनका अध्ययन कार्य के अंतर्गत उनकी रुचि बढ़ती जाएगी और जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो ज्ञान उनका स्थायी होगा। अब जो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है हमारी भाषा, यानी कि पाठ्य वस्तु के अंदर जैसे भाषा जो है, भाषा के अंदर भी हम मनोवैज्ञानिक आधार को लेंगे। भाषा विद्यार्थियों के आयु, उनकी मानसिक योग्यता और रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सरल शब्दांशों का प्रयोग किया गया हो, छोटे छोटे वाक्यांशों का प्रयोग किया गया और एकदम सरल भाषा हो, जिससे विद्यार्थी एकदम आसानी से सीख सके। दूसरा जो हमारा है वो पाठ्य पुस्तक का संगठन। पाठ्य पुस्तक का संगठन, अब पाठ्य पुस्तक का संगठन से तात्पर्य है कि यानी एक पाठ्य पुस्तक को किस प्रकार से संगठित करना चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अंदर जितने भी पाठ दिए गए उनको इकाइयों और उप इकाइयों में क्रमवार बांट देना चाहिए, जिससे कि पाठ्य पुस्तक का संगठन एकदम अच्छे से हो सके। अब जो हम दूसरी बात करेंगे वो है हमारी नेक्स्ट क्वालिटी, वो है उदाहरण। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की एक अच्छी विशेषता यह होती है कि उसके अंतर्गत उदाहरण सम्मिलित होते हैं, पर उदाहरण किस प्रकार से, स्पष्ट उदाहरण हो जिसके अंतर्गत स्पष्ट उदाहरण हो तथा उपयुक्त उदाहरण तथा उदाहरणों के अंदर भी विभिन्नता होनी चाहिए। वो होती है एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता। और जो दूसरी हम बात करेंगे विशेषता की वो है सीखने वाले कार्य। सीखने वाले कार्य,
यानी पाठ्य पुस्तक की जो विशेषता होती है, यदि वो कार्य को सीख के करने वाले सिद्धांत पर आधारित हो तो एक बहुत अच्छी पाठ्य पुस्तक साबित होती है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी है वह कार्य को करके जल्दी से सीख जाते हैं। यानी जो चीज़ अभ्यास में कराई जाती है वो जल्दी से सीखी जाती है, और वो जो नॉलेज वो कार्य को करके सीखते हैं वो नॉलेज उनके लिए स्थायी होता है, रुचिपूर्ण होता है और शिक्षण भी प्रभावी बनता है। तो पाठ्य पुस्तक की अच्छी विशेषता जिसके अंदर हम कार्य करके सीखने वाले सिद्धांतों को सम्मिलित करते हैं। दूसरी जो हमारी क्वालिटी वो है आकार। आकार से यहाँ संबंधित है, यानी कि जो साइज़ है, जो शब्दों की साइज़ है, वो पाठ्य वस्तु का जो आकार है वो विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता भी देखी जा सकती है। उसमें मानसिक योग्यता को अगर यदि हम नहीं देखें तो उनकी जो आयु है, आयु के अनुरूप, जैसे छोटी क्लास का बालक है, यदि वो प्राइमरी क्लास में पढ़ रहा है तो उसमें जो शब्दों का आकार है वो बड़ा होना चाहिए, साथ में पिक्चर्स भी होने चाहिए ताकि विद्यार्थी उस पाठ्य पुस्तक के अंदर रुचि ले सके। यदि छोटी क्लास का बालक है और उसके अंतर्गत यदि हम छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विद्यार्थी उस पुस्तक के अंदर रुचि नहीं लेंगे। तो उसी प्रकार जैसे छोटे विद्यार्थी है तो हमें आकार का ध्यान रखना चाहिए। आकार विद्यार्थियों के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि वो जिसे देख के अट्रैक्टिव हो सके, बुक को देख के अट्रैक्टिव हो, ऐसे आकार होना चाहिए। और बड़ी कक्षा है तो बड़ी कक्षाओं के अनुरूप शब्दों के साइज़ और आकार होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा लास्ट जो क्वालिटी है वो है मुद्रण। मुद्रण से हमारा तात्पर्य है कि छात्रों की आयु के अनुसार मुद्रण होना चाहिए, जिसके अंतर्गत मुद्रण के अंदर होता है शब्दों का आकार किस प्रकार से लिया गया, शब्दों में कौन कौन से रेखा चित्र लिए गए हैं, कौन कौन से डायग्राम्स उपयुक्त किए गए, और डायग्राम्स के अंदर भी कलरफुल डायग्राम्स उपयोग किए गए हैं या नहीं किए गए, इन सभी चीज़ों का ध्यान छात्रों की आयु के अनुसार हमें करना चाहिए।